नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। मेरा हक़ विरासत, जिसकी राइटर है मुंतहा चौहान, ये उसकी तीसरी किस्त है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस किस्त को। मुबारकबाद का शोर उठा। बखैर आफियत निकाह का मरहला तय हो गया था। निकाह के वक्त आहान, हानिया, इब्तिसाम और दो गवाह जो कि फ़ौज से ही थे वो शामिल हुए थे। निकाह के बाद हानिया को तो कमरे से बाहर ले जाया गया, जबकि इब्तिसाम ने मुस्कुराते हुए पुरसुकून अंदाज में आहान को गले से लगाया। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ आहान आपको, उम्मीद करता हूँ संभाल लोगे। थोड़ा संजीदा और थोड़ा शरारतन कहते वो आहान को भी मुस्कुराने पे मजबूर कर गया। ये सब दोनों की मिली भगत से हुआ था। आहान वहाज के बारे में सब जान गया था और फिर दीबा तक पहुंचना मुश्किल काम न था। उसी के साथ हानिया की निकाह की ऑफ़र के मुतल्लिक भी आहान ने इब्तिसाम को बता दिया और फिर बहुत सोच विचार के इब्तिसाम ने हानिया का निकाह आहान से करने का फ़ैसला किया। प्लान के मुताबिक निकाह में ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया, सिर्फ घर के ही अफराद ने शिरकत की और सख्त सिक्योरिटी में ये काम हुआ। सभी खुश थे, माँ सिवाय अबरीश के। वो सबके बीच से वॉकआउट कर गए। उसे इब्तिसाम से ये उम्मीद न थी कि वो उसे अपनी ही बेटी के निकाह में शिरकत नहीं करने देगा। भले वो वहाँ मौजूद थी, लेकिन निकाह में शामिल न थी। यही वजह थी कि आहान के साथ हानिया का निकाह की रजामंदी तो दे दी, लेकिन वो दिल से राज़ी न थी। लेकिन आज एक बात साबित हो गई थी कि आहान का इब्तिसाम से कोई ताल्लुक़ न था। इस बात से गोना उसे सुकून तो मिला, लेकिन दिल में एक दर्द भी उठा कि शादी के इतने साल गुजर जाने के बाद भी इब्तिसाम उस पर एतबार न कर सका। डैड, सबको रूम से बाहर निकाल। इस वक्त इब्तिसाम आहान और हानिया से कुछ बात करना चाहते थे कि हानिया ने उन्हें फ़ौरन पुकारा। हानिया, आपने जो भी किया वो काबिल माफ़ी तो नहीं? अलबत्ता अब एक एतबार की डोर आपको थमाना चाहता हूँ। इब्तिसाम ने उसकी बात काटते बहुत नरमी से तमहीद बांधी। हानिया की आंखें नम हुई। आज पहली बार इब्तिसाम ने उससे मोहब्बत से बात की थी। उसका जी चाहा अपना आप अपने बाप पे निछावर कर दे। डैड, आपके लिए जान भी हाजिर। आप जो भी सज़ा देंगे मुझे कबूल है। उसने सर झुकाए धीमे लहजे में कहा। बेटा, सज़ा तो नहीं, लेकिन एक अहद चाहता हूँ। अपना हाथ हानिया की जानिब बढ़ाया। आप कभी भी आहान की ज़ात के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगी। वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी, यहाँ तक कि अपनी मम्मा को भी नहीं। इब्तिसाम उससे इस किस्म का वादा लेंगे वो बिल्कुल ना जानती थी, लेकिन अब उसे अहद करना था अपने बाप से, सो कर लिया। आपका एतमाद कभी नहीं तोड़ूंगी, यकीन दिलाते कहा। इब्तिसाम ने उसके सर पे शफकत से हाथ फेरा और बाहर निकल गए। आहान मौका पाते उसके पास आया। खूबसूरत चुड़ैल लग गई हो, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आहान एक आंख विंग करता बाहर निकल गया, जबकि हानिया का जी चाहा उसका गला दबा दे, और वो ऐसा इरादा रखती भी थी। मम्मा, उदास ना हो, ज़रूर इसके पीछे भी डैड की कोई ना कोई वजह होगी। सद शुक्र कि सब कुछ सही हो गया। आप फिक्र न करिए, देखना एक दिन डैड ज़रूर आपको सब कुछ बता देंगे। आनिया ने माँ को उदास देखा तो दिलासा दिए बिना न रह सकी। जानती हूँ। अबरीश ने गहरा सांस खारिज किया। आप बताइए, मीर हादी क्यों नहीं आए? अबरीश की जानती नज़रों से आनिया अपसेट हुई। उनका ऑफिस वर्क का लोड बहुत ज़्यादा है। कशिश मम्मा और बाबा तो आए हैं ना, वो भी आ जाएंगे। आखिर में आवाज़ धीमी पड़ गई। आना चाहिए था। खैर, अपना ख्याल रखना। न जाने क्यों मुझे आप कमज़ोर सी लग रही हो। उसका गाल सुलाया। ऐसा कुछ नहीं मम्मा, बस शादी के बाद माओं को लगता है कि उनकी बेटियां कमज़ोर हो गई हैं। आनिया ने मजाकन कहा तो अबरीश मुस्कुरा दी। बाहर रुखसती का शोर उठा तो आनिया ज़बरदस्ती अबरीश को अपने साथ बाहर ले गई। रुखसत होके जाना भी कहाँ था, एक ही घर था। बस अब हानिया को परमिट मिल गया था आहान के कमरे तक की रसाई का, और वो उसका भरपूर फ़ायदा उठाने वाली थी। बहुत बड़ा प्लान कर रही थी वो। रात को वो काफ़ी देर से आनिया, मीर, यमीन और कशिश के साथ हंसती मुस्कुराती घर लौटी थी। ऊपर बिल्कनी से मीर हादी ने फुर्सत से यह मंजर देखा था और अंदर तक सुलग गया था। मतलब उसका शौहर उसके साथ नहीं और इसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। कशिश और मीर यमीन उसे प्यार करते रूम तक छोड़ते ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ गए थे, जबकि वो उस खाली कमरे की जानिब लाइट ऑन की तो दिल भर आया। उसका जी नहीं चाह रहा था वापस आने का, लेकिन वो वहाँ रुक जाती तो अपनी माँ पे आया हो जाती, और यही वो नहीं चाहती थी। उसका दिल बेइंतहा उदास हुआ कि उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और मीर हादी कड़े तेवरों से अंदर दाखिल हुआ। आनिया एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। बहुत पुरसुकून हो ना मेरे बिना, उसकी तरफ बढ़ते सर लहजे में कहा। आनिया को उससे फिर से खौफ आने लगा और डर के पीछे हटी। तुम्हें क्या लगता है तुम अलग रूम में रह के अपनी मन मर्जियाँ करोगी और मैं चुपचाप तमाशा देखूंगा? कहते वो गुस्से से आगे बढ़ा कि वो दीवार से जा लगी। खौफ से उसका रंग सफ़ेद पड़ गया।
इन चंद दिनों में उसने मीर हादी का वो रूप देखा था जो भी ख्वाब में भी ना सोचा था। नहीं, कुछ बोलना चाहा, बकवास नहीं सुननी तुम्हारी, चलो, कहते हुए उसका हाथ थामे ज़बरदस्ती अपने साथ अपने रूम में ले गया। वो उसके साथ खिंची चली गई। अपने रूम में ले जाके बिस्तर पे उसे पटका। आउच! एक बार फिर कलाई पे जोर पड़ा। वो तड़प ही गई। बामुश्किल उठते अपनी कलाई को देखना चाहा। फुल स्लीवलेस पहने उसे देखने में भी मसला हो रहा था। आज के बाद मेरी इजाज़त के बिना इस रूम से कदम भी बाहर रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। मीर हादी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे गुस्सा किस बात पे आ रहा है, आनिया के तन्हा खुश रहने पे या उसे खुद को इग्नोर करने पे। किस बात से वो झुंझला गया एकदम। आनिया की आंखें लबाब पानियों से भर गई। मीर को अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। क्यों वो इस मासूम को तकलीफ दे रहा है? मासूम? दिमाग ने नफ़ी की। वो मासूम नहीं, वो बहुत चालाक है और खुदगर्ज भी। आनिया अपनी जगह से उठी। कहाँ जा रही हो? मीर ने सख्ती से पूछा। ये बैंडेज, उसने डरते हुए फ़ौरन से बोला। वादा फिर से ना कुछ सख्त बोल दे। क्या हुआ? मीर की आवाज़ अचानक से धीमी हुई। वो कुछ नहीं, बस चोट लग गई थी, मैं ड्रेसिंग करके आती हूँ, कहते ही बाथरूम की जानी भागी, जबकि मीर को उसकी चोट अंदर ही अंदर तकलीफ पहुंचा रही थी। वो आंसू साफ पूंछती चेंज करती बाहर निकली। जख्म से हल्का हल्का खून फिर से रसने लगा था। फर्स्ट एड बॉक्स से वो डिटॉल लेती रुई से जख्म साफ करने लगी। ये कट लगे हैं तुम्हें? मीर उसके पास सोफे पे बैठते बोला। आनिया ने हैरानगी से उसे देखा। जख्म देने वाला ही पूछ रहा है कि जख्म कैसे लगे। मैं क्या पूछ रहा हूँ आनिया, ये कैसे लगी चोट? वो थोड़ा तेज़ हुआ। पता नहीं। अब की बार वो थोड़ा तल्ख हो गई थी। इधर दो। रोई उसके हाथ से लेता वो खुद साफ करने लगा, बहुत ध्यान से, जबकि आनिया यकटिक उसे देखने लगी। वो शख्स जान से प्यारा है उसे कहना, वही जीने का सहारा है उसे कहना, बिना उसके जीना नहीं गवारा। अब रहना है हमेशा उसकी बाहों में उसे कहना। दिया हर जख्म कबूल है इस दिल को, लेकिन दिए ना कभी जुदाई उसे कहना। हम अपनी ही मोहब्बत की जंग खुद ही हार गए। वो जीत जाए हर बाजी, लेकिन मैं जीत जाऊं उसे कहना। हाँ, उसे कहना। बेख्तियार हाथ बढ़ाते उसके गाल को छूना चाहा कि फ़ौरन से हाथ पीछे कर लिया। 3 स्टिचेज़ हैं और आपको पता नहीं कैसे लगे। अमेजिंग। वो जो उसके स्टिचेज़ को साफ करता उसकी जाने पलटा था, वो नज़रें झुका गई थी। मेडिसिन ली? उठते हुए सवाल किया। जी, धीमी आवाज़ में ही जवाब आया। जानती हैं आपकी तकलीफ़ से मुझे तकलीफ़ होती है, फिर भी खुद की केयर नहीं करती आप। अब की बार नाराज़ी झलक रही थी। अच्छा? आनिया ने हैरत से उसे देखते उठते उसके पास आते कहा। मुझे लगा मुझे तकलीफ़ में देख आपको सुकून मिलता है। एक पल को तो मीर चुप ही हो गया और बिना पलक झपके उसे देखे गया। अपनी तरह खुदगर्ज समझ लिया है आपने मुझे भी। आंखों में देखते बिना लिहाज किए वो बोला था। मेरी कौन सी खुदगर्जी आपने देख ली मीर? आनिया को शदीद दुख हुआ। आप जैसे लोग ही होते हैं जिनमें ज़रा बराबर इंसानियत नहीं होती, किसी की तकलीफ़ से उन्हें कोई गर्ज नहीं होती। तमस्खुर उड़ाया। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ कह दे मीर। आनिया खामोश आंसू बहाती उसके करीब आई। अभी भी आप मुझसे पूछ रही हैं, जबकि आप चाहती तो मेरी बहन बच सकती थी। मीर की बात पे तो आनिया का सांस ही रुक गया। वो क्या कह रहा था? एक बार पलट के देख लेती तो मेरी बहन आज मेरे साथ होती, वो जान ना जाती, हमसे दूर न जाती। एक कर्ब था उसके लहजे में। आनिया की आंखें खुद ही बहने लगी। वो आपकी बहन? आनिया को यकीन न आया। क्या इतनी सी? उसे उठा के बोलता वो आनिया को आईना दिखा रहा था। इतनी सी भी इंसानियत ना थी आप में कि आप देख लेती कि कोई तकलीफ़ में है। कहने को आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन मेरी नज़र में आप एक इंसान भी नहीं है। मीर हादी कहते ही वहाँ से निकल गया। आनिया को यूँ लगा जैसे उसके पैरों में जान नहीं रही। वो लड़खड़ा के वहीं बिस्तर पर ढह गई थी। एक ठेस सी उठी थी दिल में। क्या वाकई में मेरी गलती है? क्या वाकई में कसूरवार हूँ? मीर हादी की बहन, उसकी मौत की वजह मैं हूँ? वो खुद से सवाल करती अपने होशो हवास में न लगी। वो एक बार फिर मेंटली बुरी तरह डिस्टर्ब हुई थी। भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे अबर सा मुझे तन तेरा। आहान जैसे ही रूम में दाखिल हुआ, उसके मोबाइल पे ये टोन बजी जो अभी अभी उसने चेंज करके लगाई थी, ताकि जब वो रूम में जाए तो उसका दोस्त उसे कॉल करे। टोन बजे और हानिया की बेबसी से हंस उठाए। गाने के बोलों पे दोनों की नज़रें एक पल को मिली। हानिया ने लब भिंजे उसे देखा, जबकि आहान उसको देखता अपना बचाव यकीनी बना रहा था। वो ज्वालामुखी बनी थी और कभी भी फट सकती थी, और उसके अताब का निशाना आहान ही होना था।
कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, तुझे सुबह तक मैं करूँ प्यार। बंद करो ये बकवास गाना। वो उसकी जानिब ऐसे झपटी जैसे शिकारी अपने शिकार को देख के चपटता है। आहान ने मोबाइल साइड पे रखा और उसके दोनों हाथों को काबू किया। जो पंजा बनाए उसके चेहरे का निशाना लिए हुए थी। टोन बंद हो चुकी थी। आराम से जान, अब लड़खड़ा के गिर जाना था। और ये क्या, पहली रात की दुल्हनें क्या ऐसे इस्तकबाल करती हैं अपने शौहर का? आहान ने उसकी कलाइयाँ मजबूती से थामी थी। वो जानता था वो मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है और उसे सामने वाले को पछाड़ना आता था। तुम जैसों का कौन इस्तकबाल करता है? हानिया तड़की, जबकि खुद को छुड़ाने के लिए वो अपने हाथ पांव भी मार रही थी। आहान दीवार के साथ टेक लगाए उसे मजीद करीब कर गया। उसका होश रुबा रूप देख एक लम्हे को वो गिर सा हुआ। उसके हिलते लब देखता वो किसी और ही दुनिया का राही बना। उसे खुद भी पता चला वो बोले जा रही थी, क्या बोल रही थी वो नहीं सुन रहा था। इस वक्त तो वो उसे अपने लिए दुल्हन बना देख ही उसका दिल उसके हुस्न के आगे चारों शाने चत गिरा था। नफरत हो रही है मुझे तुमसे, छोड़ो मेरा हाथ। एकदम से उसकी आवाज़ कानों से टकराई तो आहान होश में आया। नफरत? उसके लबों से अदा हुआ वो लफ्ज़ उसे अंदर तक जला गया और 1 मिनट की देरी किए बिना खींच के उसे अपने सीने से लगाता वो उसके होंठों पे झुका। वो इस अफ्ताब पे सुन ही रह गई। उसे आहान से समल की तवक्को हरगिज़ न थी। वो जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश करती उसकी गिरफ्त मज़ीद सख्त होती जाती। नफरत लफ्ज़ सारा गुस्सा उसके लबों पे उतारता। वो माथे पे बल डाले पीछे हटाता। हानिया अपने होंठों को हथेली की पुष्ट से साफ करते खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी कि बर्दाश्त न हुआ और हाथ पे उसका हाथ उठ गया। तुम? उंगली उठा के उसे कुछ कहना चाहा कि एक बार फिर से आहान अपने गुस्से को जो शांत कर रहा था उसको थप्पड़ मार के भग से उड़ाया था। खींच के एक बार फिर से उसे अपने साथ लगाता अब की बार पूरी शिद्दत से उसके लबों पर झुका था कि हानिया की जान ही निकल गई। सांस बंद होता महसूस हुआ तो मज़ाहमत तर करती उसके कंधों पे अपने ढीले हाथों को रखते वैसे ही हार रही थी अपने साथ लगाए। वो इस खूनख्वार शेरनी को अब बहुत करीब से देखता। उसके बालों को दुपट्टे से मुट्ठी में जकड़ता। उसका चेहरा ऊपर कर गया था, जो आंखें मूंदे गहरे लंबे सांस ले रही थी। बहुत लजीज और मीठी हो। मैं तो सोचा करता था बहुत कड़वी होगी, लेकिन तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। वो कहते हुए अपने होंठ उसके होंठों के साथ टच करता उसे मुकम्मल काबू किए बोला था। हानिया ने धीरे से आंखें खोली। सामने ही आहान की आग बरसाती आंखों की तपिश से वो अंदर सुलगने लगी। भीगे होंठ तेरे, टोन फिर से बजने लगी। बेख्तियार आहान की नज़र उसके होंठ पे गई जो बेइंतहा सुर्ख हो चुके थे। उसके होंठों पे अपने शदीद लम्स की छाप छोड़ता वो अंदर ही अंदर बहुत सुकून महसूस कर रहा था, जैसे खुद भी नहीं समझ पा रहा था। प्यासा दिल मेरा, लगे अबर सा मुझे तन तेरा। उसका दोस्त तो बार बार बंद करता, बार बार कॉल करता, यही टोन बजा रहा था और हानिया खुद को उसके आगे आज बेबस सा महसूस कर रही थी। उसका आंच देता लहजा, आंखों की सुर्खी, एक दिल फरेब एहसास, और इस एहसास से दूर रहना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों वो इसमें जकड़ी जा रही थी। क्या हुआ? बस इतने पे ही हिम्मत हार गई। जब अपनी पूरी शिद्दत से प्यार बरसाऊंगा तब क्या करोगी? आहा ने उसकी नाक से नाक को रब किया तो वो लर्ज गई। बहुत बड़े फ्लर्ट इंसान हो तुम। आवाज़ में नमी सी घुली हुई थी। हानिया ने उसकी गिरफ्त ढीली पड़ते महसूस की तो खुद को झटके से छुड़ाया। बीवी हो, कुछ तो हक बनता है। आहान कहाँ बाज आने वाला था। हानिया उसकी इस तरह की पेशकदमी पे हैरान थी। कभी भी ज़िंदगी में आज तक उसे महसूस न हुआ था कि आहान भी उसके यूं करीब आ सकता है, वो भी इस कदर शिद्दत से उसे बेबस कर देगा। ये सोच ही उसे अंदर ही अंदर घबराने पे मजबूर कर रही थी। भीगे होंठ तेरे, एक बार फिर रिंगटोन बजे तो हानिया का मीटर घुमा और मोबाइल उठा के ऑफ ही कर दिया। आहान के चेहरे पे गहरी स्माइल बिखर गई। धीरे से शर्ट के कफ के बटन खोलता वो उसकी जाने बढ़ा। अच्छा किया, मैं भी नहीं चाहता कि कोई हमें इस गोल्डन नाइट पे डिस्टर्ब करे। इस नाइट में किसी की मदाखलत होनी भी नहीं चाहिए। और वो कॉलर के बटन खोलता सही मायनों में हानिया को डरा गया। दूर रहो मुझसे, खबरदार जो मेरे नज़दीक भी आए। इस निकाह को लेके किसी गलत फहमी में ना रहना। 1 मिनट से भी कम वक्त लगेगा इस कागज़ के रिश्ते को ख़त्म। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि हान ने उसे फिर से अपनी ओर खींचा और बिस्तर पर गिराया। तुम्हारे नेक इरादे जान के मुझे लगता है तुम्हारे पर काटने ही पड़ेंगे ताकि तुम दोबारा अपनी ज़बान से ये अल्फाज अदा न कर सको। एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पिन करता उसकी टांगों को भी काबू किया। कोई बैद नहीं था वो किक लगा के उसे नीचे गिरा देती। पीछे हटो मोटे गैंडे। आहान ने उसे सही तंग करने की वजह से सारा वजन उसके ऊपर डाल दिया। उसका सांस ही रुकने लगा। गैंडा कहने पे आहान के तो सर लगी पैरों बुझी। कहाँ वो इतना हैंडसम और स्मार्ट और कहाँ वो उसे गैंडा बोल रही थी।
आहान का एक हाथ उसकी शर्ट की डोरियों में उलझा तो उसके जिस्म में जैसे जान निकली। हाँ, डोंट डू दिस। अब की बार लहजा थोड़ा नम हुआ। न जाने क्यों आहान का हाथ रुक गया। क्या कुछ ना था उसकी आंखों में, वो सहमापन, वो डर। क्यों? वो ये सब नहीं चाहता था। वो उसे दिल से अपनाना चाहता था और चाहता था कि वो भी उसे दिल से अपनाए। लेकिन वो जो बातें करती दिल जला के रख देती और उसे सबक सिखाने के लिए वो सब कर जाता जो वो करना ही नहीं चाहता था। आहान की गिरफ्त एक बार फिर ढीली पड़ी। वो उसे इमोशनली कंट्रोल कर रही थी और आहान के इमोशंस उसके साथ जुड़ते जा रहे थे। इसी बात का फ़ायदा उठाते हानिया ने एक टांग से ऊपर करते अपने हाथ छुड़ाए और साथ ही आहान को नीचे करते खुद उसके ऊपर आ गई। आहान उसकी फुर्ती देख गुंग रह गया। बस बहुत हो गया। आइंदा अगर मेरे पास भी आई या मुझे छूने की भी कोशिश की तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। वो उसके हाथ काबू किए, उसके चेहरे पे झुकी गुस्से से बोली, जी जनाब, और कोई हुक्म? आहान ने उसे फिर से जिद किया और 1 इंच भी नहीं हिल रहा था, जैसे हानिया के कहने पर डर गया। हानिया ने अपनी पोजीशन का फौरन एहसास किया और थोड़ा पीछे हटी। पहली और आखिरी वार्निंग है, आइंदा मेरे पास आने की कोशिश की जान से मार दूंगी। दांत किचकिचाए कहा, हाय, हम तो ऐसे ही आपकी जानलेवा दाव पे मर मिटे हैं जानम। अब कहें तो मर भी जाएंगे। वो जो सर उठाए एक आंख विंग करते मुस्कुराते बोला था, आखिरी जुमला कहते सर तकिए पे गिराया। हानिया तब भी गई उसकी बात पे। आज वो एक अलग आहान को ही देख रही थी। गो टू हेल कहते ही चपाक से उठती बाथरूम में बंद हो गई। शोदा, ठरकी, खड़ूस, बदतमीज। आईने में पनपना चेहरा देखा, होंठों पे नज़र पड़ी तो उसे मजीद अलकाबात से नवाजा। उसकी गुलाबी लब इस वक्त लाल हो चुके थे। वहशी, दरिंदा, जंगली, जाहिल कहीं का। इतना ठरकपन! आहान मिर्ज़ा, तुम्हें भी तिगनी का नाच ना नचाया तो मेरा नाम भी हानिया इब्तिसाम नहीं। जस्ट वेट एंड वॉच। खुशियों के मोहल्लों में तुम खेलो, कोई गम ना तुम्हारे पास आए, ना उम्र का पैरा हो तुम पे। मेरे दिल की दुआ ये रंग लाए, रब हंसाता हुआ रखे तुमको। तुम तो हंसने की आदी हो। भैया प्लीज़ मत रो, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, मिलने आती रहूँगी ना। नूर से ज़्यादा वो रो रहा था। इकलौती बहन को रुखसत करने का दर्द क्या होता है, वो भी जान से प्यारी बहन, ये एक भाई ही समझ सकता है। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकी वादी हो, उस घर में खुशियाँ आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। हैदर सुल्तान, मेरी बहन मेरा सब कुछ है। उसकी आंख का एक आंसू भी गिरे तो मेरा जी चाहता है खून की नदियाँ बहा दो। अब तुम पे है इसका एक आंसू भी न बहे। मीर हादी नूर को गाड़ी में बिठाता रुखसत करता हैदर से मुखातिब हुआ तो वो मुस्कुरा के हादी के गले लगा। आपको हमेशा मेरी नूर नूर के हाले में ही नज़र आएगी, बेफिक्र रहिए। हैदर ने यकीन दिलाया। वो रुखसत हो गई थी, आंसुओं में, दुआओं में। माँ बाप की इकलौती बेटी नूर फातिमा अपने प्यार के संग निकाह के बंधन में रुखसत हो गई। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, इस घर में खुशहाली आए जिस घर में तुम्हारी शादी हो। शादी, घर, खुशहाली। हाँ हाँ भैया, देखो तो आपकी बहन कितनी खुश है अपने महल में। मुस्कुराहटें तो रुकती नहीं। वो बिलक बिलक के रो दी थी। दिल मुर्दा हो चुका था। इस 1 साल में वो अपना सब कुछ खो चुकी थी, अपना शौहर, अपनी इज्जत, अपना गरूर, सब कुछ जंजीरों में लिपटी। वो 1 साल से उसको बांदी बना के रखा गया था, हर तरह की अजियत से दो चार किया था। लेकिन ये सांसें कितनी ढीठ थी, चले जा रही थी, रुकती ही न थी। नीम पागल हो चुकी थी वो, हर एहसास से आ रही। बस कभी कभार अपने हाथ देख लेती जिसे उसके भाई ने आखिरी वक्त में थाम रखा था, और वो हाथ छूटते ही वो एक दलदल में जा गिरी थी जिसमें अंदर ही अंदर धंसती जा रही थी। न जाने रब को क्या मंजूर था जो वो इतना दर्द और तकलीफ सह के भी जिंदा थी। कितना खुश थी वो अपनी मोहब्बत को पाके, हैदर सुल्तान को पाकर। गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब गामजन थी। रास्ता कितना ही दुश्वार गुजार क्यों ना हो, लेकिन एक दिन मंजिल मिल ही जाती है। हैदर और वो फूले न समा रहे थे, लेकिन खुशियों के पल इतने थोड़े होंगे किसी को क्या पता था। गाड़ी अचानक से रुकी थी। सामने ही 3 बिल क्लोजर खड़ी थी। हैदर के चेहरे पे एक साया लहराया था और उसकी माँ भी घबराई थी। वो आ गया हैदर, अब वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी माँ घबराई थी। मम्मा, आप और नूर गाड़ी से मत उतरना, और हाँ चचा, आप ड्राइवर की जानिब मुड़ा। बाहर कुछ भी हो, मेरी माँ और मेरी बीवी आपके हवाले। इनको सही सलामत यहाँ किसी महफूज जगह पहुँचा दीजिएगा। हैदर, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नूर की आंखें नम हुई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या है, लेकिन इतना जानती थी कि हैदर उसे छोड़ के गया तो वापस नहीं लौटेगा। कुछ नहीं होगा जान, मैं बस अभी वापस आया। उसके माथे पे मोहब्बत और मान भरा बोसा दिया। प्रॉमिस मी। हमेशा की तरह उसने आज रोते हुए प्रॉमिस लिया।
हैदर, इससे पहले कि वो वादा करता, बाहर से ललकार सुनाई दी। वो उनकी जानिब देखने लगा। मैं आ जाऊंगा वापस, अपना ख्याल रखना मेरे लिए। हैदर ये कहते ही अपना हाथ छुड़ाता गाड़ी से उतर गया। अब वो उनके सामने खड़ा अपनी माँ और बीवी का ढाल बन गया था। बाहर क्या बातें हो रही थी वो सुन नहीं पा रही थी। आंटी, ये कौन है? नूर ने हिम्मत करते पूछा। ये दुश्मन है हमारे। हैदर के बाप हैं ये, बदकिस्मती से बहुत बड़े गैंगस्टर हैं ये। हर नाता तोड़ लिया इनसे, लेकिन ये हैं कि हैदर को नहीं छोड़ते। इकलौता वारिस है उनकी रियासत का, उनकी विरासत का। सादिया ने आंसू पूछते नफरत से कहा। ये क्या करेंगे हैदर के साथ? डरते डरते पूछा। एक फायर हुआ था जो हैदर के सीने के पार हुआ था। वहीं सादिया और नूर की सांसें रुकी थी। मेरा बच्चा, वो मुंह पे हाथ रख के रो दी। नूर तो साकी नहीं हो गई। उसे अपनी आंखों पे यकीन न आया। भला हैदर तो उसका दुल्हा था, उसे कैसे यूं अचानक गोली लग सकती थी? बिना किसी की परवाह किए वो गाड़ी के दरवाजे खोलती नीचे उतरी थी, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ड्राइवर ने गाड़ी लॉक ना की थी। सादिया बेगम उस पर चढ़ दौड़ी, जबकि वो भी सुल्तान के साथ मिला हुआ था। आगे से मुस्कुराया। सादिया बेगम का तो वो हाल था, काटो तो बदन में लहू नहीं। उन्होंने तड़प के बहू और बेटे को देखा। जब किस्मत में कुर्बानी लिख ही दी गई थी तो वो पीछे क्यों अड़ती? वो भी नीचे उतरी। सुल्तान अपने आदमियों के हमरा असरे समेत वहाँ मौजूद था। हैदर खून में लथपथ था। उसका सर नूर ने अपनी गोद में लिया हुआ था और दीवाना वार बस उसे देखे जा रही थी। अल्फाज तो कहीं गुम ही हो गए थे। मत छोड़ के जाना, आंसू बहाते वो बस यहीं बोल पाई। गोली सीधा दिल में प्रवस्त हुई थी। वो आखिरी सांसें भी न जाने कैसे ले रहा था। भाग जाओ, भाग जाओ, हैदर बस यहीं कह पाया। सादिया अपने बेटे के पास पहुंची, लेकिन वो दम तोड़ चुका था। वहीं नूर को अपनी दुनिया लुटती महसूस हुई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। बस दिल की धड़कन थी तो अचानक से धीमी हुई थी। हैदर के जानो वजूद को देखती वो उठी थी। सामने खड़े मौत के देवता को देखा। सुल्तान ने भी बहुत गहरी नज़रों से इस हुस्न की देवी को देखा। उसकी आंखों में हवस सादिया बेगम को साफ नजर आ रही थी। वो नूर के लिए परेशान हुई। तुमने मेरे शौहर को मार डाला, तुमने मेरे हैदर को मार डाला, मैं जान ले लूँगी तुम्हारी। कहते हुए जहराना अंदाज में इधर उधर देखते एक बड़ा पत्थर उठा के उसकी तरफ जोर से फेंका, जो सुल्तान के माथे पे जाके लगा कि एक लम्हे को वो तड़प गया। माथे को चेक किया, खून की बूंदें नमूदार हुई। उसके साथ अलर्ट हुए और नूर की जानिब बंदूकें तानी। तूने हमरे को मारने की कोशिश की, तेरी तो पकड़ो इसे, सुल्तान चिल्लाया था। नूर भागो, सादिया बेगम वहीं से चिल्लाई। एकदम से नूर के पैरों ने हरकत की और वो वहाँ से भागी थी, जबकि सुल्तान के आदमी भी उसके पीछे ही भागे थे। मुझे वो जिंदा चाहिए, समझे तुम सब? सुल्तान हलक के बल चिल्लाया था और अपने माथे पे रुमाल रख के सख्त गुस्से में धीरे धीरे चलता सादिया की तरफ आया, जो बेटे के सर अपनी गोद में रखे आंसू बहाने नफरत से सुल्तान को देख रही थी। कहा था बेटों को बागी मत कर, मत कर, मत कर, लेकिन तूने एक न सुनी हमारी। अब बैठ के बीन डाल बेटे की लाश पे। सुल्तान घुटनों के बल उसके पास बैठा, हाथ में गन लिए उसे समझा रहा था, उसका मजाक बना रहा था। तू बाप नहीं जलाद है, अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। बेहिस और बेगैरत इंसान, तुझे तो रब भी माफ़ नहीं करेगा। थू है तुझ पे बेगैरत। थूक सुल्तान के मुंह पे फेंकी थी, जिसे बहुत आराम से उसने साफ कर लिया था। चल रो ना ज़्यादा, तुझे भी भेज देता हूँ तेरे बेटे के पास। वो क्या है ना, बागी लोगों को पास नहीं रखता। कहते ही अपनी उसकी कनपट्टी पे गन रखी। तू कुत्ते की मौत मरेगा, जिंदगी की भीख मांगेगा तू, लेकिन मौत भी तुझे तड़प तड़प के आएगी। तेरी एक एक सांस तेरे पे भारी गुजरेगी। आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे सुल्तान, तेरी मौत का वक्त शुरू हो गया है। सादिया की ऊंची ललकार से सुल्तान को एक लम्हे को खौफ आया, लेकिन अगले ही पल एक फायर खुला और सादिया की खोपड़ी खोल गया। एकदम से ही वहाँ खामोशी छा गई। कहाँ है वो लड़की? ढूंढो उसे और हमारे हुजरे में लेके आओ। आज बेटे की दुल्हन के साथ रात मनाएंगे, नफरत हकारत से कहता वो खुमार आलूद लहजे में बोला। सुल्तान दादा, वो भाग गई है, अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए, एक आदमी ने आगे बढ़ते घबराए हुए कहा। सुल्तान ने एक जोर का मुक्का उसके मुंह पे मारा तो वो लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा। मुझे वो लड़की चाहिए, सुल्तान का दिल आ गया है, मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। जाओ ढूंढ के लाओ। नूर भागे चली जा रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी उसे अपनी इज्जत बचानी थी। काश वो मोबाइल पे भाई से रब्ता कर लेती तो अभी वो पहुंच जाता। दौड़ते दौड़ते वो थक गई थी कि उसे एक गाड़ी नजर आई। वो भागी, उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई।
गाड़ी का पीछे का दरवाज़ा खुला था। वो फ़ौरन से गाड़ी में बैठती खुद को छुपा गई, लेकिन सुल्तान के आदमियों ने उसे गाड़ी में घुसते देख लिया था और उसे जा लिया। उसके मुंह पे हाथ रख के उसे बाहर निकाला। वो खुद को छुड़ाती मज़ाहमत करने लगी थी। उसी असना में उसका ब्रेसलेट उस गाड़ी में गिर गया। वो चिल्लाना चाहती थी, हाथ पांव मारना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसे लिए एक झाड़ी के पीछे छुप गए। गाड़ी में उन्होंने एक लड़की और ड्राइवर को बैठते देखा और कुछ ही देर में गाड़ी स्टार्ट होती चल पड़ी। वो वहाँ से बाहर निकले। नूर का मुंह हाथ रखे बंद किया हुआ था। नूर ने हाथ बढ़ा के उस गाड़ी को रोकना चाहा, शायद कोई बैक मिरर से उसे देख के बचा ले, लेकिन किस्मत में उसे बहुत बुरा फंसाया था। वो गाड़ी जा चुकी थी और सुल्तान के आदमी उसे सुल्तान के अड्डे पे ले गए थे, जहाँ उसकी किस्मत का फैसला होना था। और फिर वो सुल्तान के हत्थे चढ़ ही गई। उसे सुल्तान के हुजरे में ले जाके पटका। वो बुफरी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई ना हुई। सुल्तान अंदर आया तो वो उस पर झपटी। तुमने मार दिया मेरे शौहर को, कातिल हो तुम, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। सुल्तान ने उसकी नाजुक कलाइयाँ अपने हाथ में ली। ना ना मेरी जान, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं, अभी तो तुमने बहुत कुछ सहना है। सुल्तान ने खींच के उसे सीने से लगाया तो वो मचलती हुई उसे खुद से दूर करने लगी। दूर रहो मुझसे, छोड़ो मुझे। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वो खुद को सुल्तान की गिरफ्त से ना छुड़वा पाई। सुल्तान ने उसे बिस्तर पे धक्का दिया और मकरू हंसी हंसता उस पे हावी हुआ। पूरे कमरे में नूर की चीखें थी, लेकिन वो सफाक इंसान बाज ना आया। अपनी हवस मिटा के ही दम लिया। नूर फातिमा अपनी किस्मत को रोती रही और वो चला गया। सारी रात मीरवला में बेचैनी रही। सभी नूर को फ़ोन करते रहे, कॉल जाती रही, किसी ने कॉल पिक न की, जबकि जाते हुए उनसे रब्ता करने वाली थी। और ज़्यादा परेशानी तब हुई जब ना हैदर ने उनकी कॉल उठाई, ना सादिया बेगम ने, जबकि कॉल सबके नंबर्स पे जाती रही। सुबह की हल्की हल्की लो फूटी। मीर हादी जो सारी रात जाग के कटी थी, मोबाइल पे अपने दोस्त इंस्पेक्टर बुरहान की कॉल आती देख चौंका, और जो उसने बताया मीर हादी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो बिना किसी को बताए मतलूबा जगह पे पहुंचा, जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। गाड़ी वही थी जिसमें उसकी बहन रुखसत हुई थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ था। धड़कते दिल के साथ थोड़ा सा आगे हुआ तो हैदर को उसकी माँ की गोद में सर रखे मुर्दा हालत में पाया। वहीं मीर का हाथ दिल पे गया। इंस्पेक्टर बुरहान उसकी जानिब देखता बढ़ा। हौसला मेरे यार, उसने एकदम से उसे अपने साथ लगाते हौसला देना चाहा। रात को इंस्पेक्टर बुरहान भी शादी में शरीक था और वो वाकिफ़ था, और जैसे ही बुरहान को इत्तला मिली थी एक गाड़ी और 2 लाशों की, वो फ़ौरन पहुंचा था। यहाँ पहुंचते ही वो उन्हें पहचान गया था और तस्दीक के बाद मीर को कॉल कर दी थी। मेरी बहन, टूटे लहजे में डरते हुए पूछा। वो मिसिंग है, पुलिस चारों तरफ से उसे ढूंढ रही है, उम्मीद है मिल जाएगी। एक तसल्ली थी जो वो दे सकता था। मीर हादी की आंखों में आंसू झलमलाए। न जाने मेरी बहन किस हाल में होगी। सारी रात वो यहाँ खुद को बचाती जंगलों में भटक रही होगी, और मैं कैसा भाई हूँ, मुझे एहसास तक ना हुआ। क्यों जाने दिया उन्हें अकेला, खुद क्यों ना गया साथ में। उसने माथे पे हाथ मारा। बुरहान, वो जो गार्ड थे वो कहाँ गए, और वो ड्राइवर? अचानक से याद आया। बुरहान उसे लिए उससे थोड़ा दूर हुआ। ये सब प्री प्लान था, और मैं समझ नहीं पा रहा तुम जैसा बंदा क्यों अनजान था। बुरहान ने संजीदगी से कहा। क्या मतलब? मीर हादी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का। ऐसी क्या बात थी जो वो नहीं जानता था? सुल्तान का बेटा है ये। सुल्तान जानते हो कौन है? एक बहुत बड़ा गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह, और कत्लो गारत उसका आम पेशा है। अरसा दराज से पुलिस को उसकी तलाश है। और ये हैदर की तरफ इशारा किया, उसका इकलौता बेटा। जब रात को शादी पे देखा मुझे अचंभा हुआ कि कैसे तुमने, अगर तुम जान गए थे तो मुझे ना तो बता देते यार, आज मेरी बहन मेरे पास तो होती। मीर हादी टूटे अंदाज में बोला। लेकिन उस वक्त मेरे पास कहने का कोई जवाब ना था हादी। निकाह हो चुका था और तुम और तुम्हारी फैमिली बहुत खुश थे, और मुझे भी इस वक्त कंफर्म ना था कि ये वही हैदर है, हैदर सुल्तान, वरना मैं रुखसती कभी न होने देता यार। बुरहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सर, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया, एक एहलकार ने आते हुए कहा। ठीक है, ये इलाका सील कर दो और लड़की की तलाश जारी रखो। बुरहान उसे मजीद हदायत देता वहाँ से मूव कर गया, जबकि मीर हादी ने चारों तरफ नज़र दौड़ा के अपनी बहन को देखना चाहा कि शायद वो अपने भाई को देख इन्हीं किसी झाड़ियों से भागती हुई बाहर आए और उसके सीने से लग जाए। वो शाम तक उस इलाका का चप्पा चप्पा छान मार चुके थे। मीर हादी के अपने बंदे भी तलाश कर रहे थे, लेकिन शाम तक भी कोई सुराग न मिला, जिसकी वजह से मीर हादी का दिल मजीद बैठता चला जा रहा था। वो घर जाके क्या जवाब देगा, माँ को बाप को क्या बताएगा? वहीं तो खड़ा हुआ था अपनी बहन के हक के लिए। उसकी पसंद की वजह से उसने मीर ने नूर का साथ दिया और हैदर की ज़्यादा जांच पड़ताल भी ना कराई। वो अक्सर मीर के ऑफिस में आता था और मीर को वो नेचर वाइज अच्छा लगता था। बहन प्यारी थी तो बहन से जुड़ी हर चीज़ ही प्यारी थी,
और उस वक्त वो शख्स हैदर, उसकी बहन का शौहर, उसकी मोहब्बत इस दुनिया से जा चुका था और नूर, उसका कुछ अता पता ना था। घर पहुंचा तो घर वालों तक खबर पहले पहुंच चुकी थी। मीडिया हर जगह पहुंच जाती थी। टीवी चैनल्स ने हाईलाइट करके हर खबर को वायरल किया था। हैदर का बाकायदा नाम लिया गया। रात को जो मीडिया शादी की कवरेज कर रहे थे, अब वही मीडिया उनकी मौत की खबरें चला रहा था। कशिश का दिमाग एकदम सुन पड़ा, ये सुन के कि दुल्हन गायब है। उसके बाद के अल्फाज सुनने की ताकत उसमें न बची और वह वहीं गिरते बेहोश हो गई। मीर यामीन ने बढ़ के उसे फ़ौरन से बाहों में भरा। अभी बेटी का दुख कम न हुआ कि बीवी भी वो हौसला करता कशिश को हॉस्पिटल ले पहुंचा, जहां उसे आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया। मीर यामीन ने हादी को कॉल करने की मुमकिन कोशिश की, लेकिन कॉल तो जा रही थी, वो उठा नहीं रहा था और ये बात मीर यामीन को ज़्यादा परेशान कर रही थी। सवेरा बेगम भी वहाँ पहुँची थी। भले वो मीर यामीन की सौतेली माँ थी, लेकिन वक्त ने उन्हें ऐसे सबक सिखाए थे कि उन्होंने कशिश और यामीन की तरफ से अपना दिल साफ कर लिया था। कैसी है कशिश? मीर यामीन की टूटी बिखरी हालत देख वो अंदर ही अंदर कट गई थी। वो आईसीयू में मीर यामीन से बोला न जा रहा था। इतने में डॉक्टर्स बाहर आए। मीर साहब, आपकी वाइफ का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की, लेकिन क्या डॉक्टर? मीर यामीन तड़पा था। वो हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, आप दुआ कीजिए। डॉक्टर उसका कंधा थपथपाता वापस चला गया। आईसीयू का दरवाज़ा एक बार फिर बंद हो गया था। मीर यामीन के आंसू सवेरा बेगम को तड़पा गए। उन्होंने आगे बढ़ के यामीन को गले से लगाया तो वो जब्त के बावजूद रो दिया। मेरा घर बिखर रहा है, मैं क्या करूं? वो खुद भी बिखर रहा था। बस मेरे बच्चे, हौसला रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो। जिसने ये आजमाइश दी है उसमें से निकालेगा भी वहीं। उन्होंने उस मजबूत शख्स को पहली बार यूँ रोते देखा था। अगले दिन भी कशिश की हालत स्टेबल नहीं हुई थी। सब घर वाले सख्त परेशान थे। ऐसे में मीर हादी का मुसलसल गायब रहना सबको मज़ीद परेशान कर दिया गया था। मीर यामीन अपने दादा के कंधे पे सर रख के फूट फूट के रो दिया। मेरी जान, रो मत, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने नखफीफ आवाज़ में तसल्ली दी, लेकिन आज उनकी की हुई कोई भी तसल्ली यामीन को करार न दे सकी। वो वक्त अपने हाथों से रेत की मानित बिखरता महसूस कर रहा था। वो जानता था अब कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी अल्लाह से मायूस न था। सजदे में गिर के अल्लाह से रो रो के अपनी बीवी बच्चों की सलामती की दुआ मांगी और अल्लाह को उस पर तरस आ ही गया। कशिश की हालत बेहतर हुई, लेकिन वक्ती तौर पे उसकी यादाश्त ने काम करना छोड़ दिया था। वो बिल्कुल चुप हो गई थी। यामीन ने भी उसको ज़्यादा ना छेड़ा, ना बोलने पे उकसाया। बेटी का पूछ लेती तो क्या जवाब देता। सवेरा बेगम ने हर तरह से कशिश का ख्याल रखा, लेकिन वो ज़ख्मों को ना भर सकती थी जो वक्त ने उन्हें दिए थे। 2 दिन वो वहीं बेसुध हरकत पड़ी रही। उसे कुछ होश न था, ना खाने का ना पीने का। वो बस अल्लाह से मौत मांग रही थी, लेकिन अभी उसके लिए मज़ीद आजमाइश बाकी थी। अपना बिखरा वजूद समेटती उसने बाथरूम का रुख किया। अपने जिस्म से उस नापाक इंसान के दाग मिटाने लगी, लेकिन रूह पे लगे ज़ख्म न मिटा पाई और चीख चीख के रोती वहीं बेहोश हो गई। समीना बाई उस हुजरे की देखभाल करती थी और हर लड़की को जिस पे सुल्तान का दिल आ जाता उसे अच्छे से तैयार करके उसके हुजरे में छोड़ देती थी। 2 दिन से वो यहाँ ना थी। यहाँ क्या हुआ वो नहीं जानती थी, लेकिन जैसे ही वापस लौटी एक बांदी ने उसे सब बता दिया। वो सुल्तान के हुजरे की तरफ आई, लेकिन अंदर कोई ना था कि अचानक बात से चीखों की आवाज़ें सुनाई दी। वो उस तरफ भागी। अंदर का मंजर देख समीना बाई के रोंगटे खड़े हो गए। पूरा 1 हफ्ता लगा था नूर को वापस ठीक होने में। डॉक्टर को सुल्तान के अड्डे पे उसके हुजरे में ही बुलवाया गया। वो वहीं रह के उसकी ट्रीटमेंट करता रहा। उसकी जो हालत थी वो देख डॉक्टर भी हैरान परेशान रह गया। उसने अपने जिस्म पे जगह जगह कट लगाए हुए थे, जैसे किसी ने या खुद उसने अपने जिस्म पे खुद से कट मारे। खुद को चोट पहुंचा के वो अपने ऊपर से सुल्तान के हाथों की उसकी दी गई अजियत के निशान मिटाती खुद को इंतहा की हद तक जख्मी कर गई थी कि समीना बाई भी उसकी हालत देख रो दी। वो या तो बेहोश रहती या होशो हवास खो देती और ख़ुद को तकलीफ़ पहुंचाती। डॉक्टर उसे नींद के इंजेक्शन दे के सुला देते। वो नीम पागल हो गई थी। वो खुद को चोटें पहुंचाती, कोई चीज़ भी देखती उठा के खुद को मारने लगती। सुल्तान को अब वो किसी काम की ना लगी, लेकिन आने वाले वक्त में वो उसे एक बहुत बड़े हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता था। इसलिए उसे जंजीरें डाल के तह खाने में बंद कर दिया गया, जहाँ वो दुनिया की रोशनियों से महरूम हुई, वहीं अपने होशो हवास खो दिए। याद रहा तो बस एक भाई, वो भाई जो उसकी एक खरूच पे पूरा घर सर पे उठा लेता था। उसकी आंख से गिरा एक आंसू उसके दिल पे गिरता था। वो 1 साल से अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी। उसे यकीन था उसका भाई आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा, लेकिन वो सुल्तान को ऐसी मौत दे
कि उसकी 7 पुश्तें याद रखे। वो इंतज़ार में थी उस वक्त के जब सुल्तान जैसे दरिंदे इंसान का नामो निशान मिटना था और वो अपने हाथों से उसे मौत के घाट उतारना चाहती थी। बस इतनी मोहलत मांगी थी उसने अपने रब से। सुबह उसकी आंख खुली तो पूरी कमर अकड़ी हुई थी। रात को वो सोफे पे ही खुद को सुकड़ सुकेड़ के सोई थी। खुद को वो और इस छोटे से सोफे पे अपनी छोटी कद की वजह से एडजस्ट तो कर गई थी, लेकिन कमर का दर्द निकल आया था और गर्दन भी अकड़ गई थी। एक नज़र आहान पे डाली जो मज़े से पूरे बिस्तर पे फैला ऐसे सो रहा था जैसे बहुत मेहनत करके सख्त कड़ी थी उसने। उसे देख के वो उठते हुए सीधा वॉशरूम का रुख किया। फ्रेश होती बाहर निकली तो वो बिस्तर पे ना था। ये कहाँ चला गया? इधर उधर नजरें दौड़ाई तो वो नाक की सीध में ही नजर आया। चेहरे पे हल्का हल्का तबस्सुम था। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरी जानम मुझे याद कर रही है? मोबाइल एक तरफ रखता वो उसकी जानिब बढ़ा। देखो, ये 3rd क्लास लफ्ज़ अपने तक रखो, मुझे इन अल्फाज से मत बुलाया करो। जानम कहने पर वो तपी थी। यार बीवी हो मेरी, तुम्हें ना कहूँ जानम तो किसे कहूँ? और वैसे भी रात को अच्छा नहीं किया तुमने मुझ मासूम के साथ। गोल्डन नाइट ख़राब कर दी मेरी। आहान ने दुख से मुंह बनाया। तुम ना अब बेहतर होगा अपनी हद में रहना। रात किया है मैंने लिहाज, अब आगे से कभी मेरे मुंह लगना, वरना वो हाल करूंगी कि घर वाले शक्ल तक नहीं पहचान पाएंगे। अच्छा खासा उसको धमकाया जो शायद ही उस पर असर हुआ। भीगे होंठ तेरे, प्यासा मन मेरा, लगे अबर सा मुझे तन तेरा। उसके पास से गुजरते गुनगुनाते हुए उसके कंधे से कंधा टच किया और बाथरूम की जानिब बढ़ गया। हानिया को उस पर इंतहा का गुस्सा आया। लोफर कहीं का। वो मुठियाँ भेजती रह गई। सारी रात आंखों में कटी थी। वो उसे अपने रूम में ला के भूल गया था। वो सोफे के पास बैठी वहीं टेक लगा के रोते हुए सो गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे उसकी आंख खुली। बिखरी हालत में मीर हादी 3 बजे के करीब रूम में दाखिल हुआ था। एक चटती नज़र उस पर डालता वो बाथरूम का रुख करता उसे नज़रअंदाज कर गया था। आनिया ने गहरा सांस खारिज किया। वो बहुत हौसले से उठी थी। उसका जब कोई कसूर नहीं था तो वो क्यों सजावार ठहराई जा रही थी? वो क्या जानती थी कि उसकी गाड़ी में कोई लड़की पनाह लेने के लिए घुसी थी और फिर वो वहाँ से गायब हो गई? क्या जानती थी कि जिस माजी को उसने कभी सीरियस ना लिया था वहीं उसका हाल और मुस्तकबिल ख़राब करने आ जाएगा? फ्रेश होता वो बाहर निकला। आंखों में रज्जगे की सुर्खी वाजिया थी। आनिया को नज़रअंदाज करता वो वहाँ से बाहर जाने लगा कि वो हिम्मत जताती उसके पास आए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसकी तरफ देखते लहजा मजबूत बनाए। आनिया, आपकी कोई भी तावील, कोई भी एक्सक्यूज़ मुझे मुतमईन नहीं कर सकती। जबकि अब आपको जब जब देखूंगा मेरे ज़ख्म ताज़ा होंगे। कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ मीर, प्लीज़ मत कहिए ये सब। नहीं हूँ मैं जिम्मेदार। कुछ नहीं किया मैंने। एकदम से दबी दबी आवाज़ में वो रोते हुए चिल्लाए। हाँ, ये सच है, मैं डर गई थी। उस लम्हे अंधेरा था, गैर गुंजान आबाद इलाका था। मैं डर गई थी, खौफ महसूस हुआ मुझे अपनी गाड़ी से खुशबू सूंघ के, लेकिन मैं नहीं मुड़ी, नहीं देख सकी पढ़ के कि कोई था वहाँ या नहीं। क्या इस खता पे आप मुझे सज़ा देंगे? रोते हुए उसके करीब होते हुए पूछा। खुद से दूर करेंगे, मुझे दर्द देंगे, अपना आदी बना के मुझे छोड़ देंगे? बेख्तियार वो उसके बहुत करीब चली गई थी कि 1 इंच के फासले पे खड़ी वो उसके चेहरे के सामने चेहरे करके सवाल कर रही थी। मीर हादी उसकी आंखों में देखता उसके दर्द की गहराई तक पहुंचने लगा था। आनिया की भीगी आंखें उसके अंदर हलचल मचा रही थी, उसकी कुर्बत की चाह कर रही थी, उसे अपने अंदर समाना चाहता था। वो 1 इंच का फासला मिटाना चाहता था जो सदियों पे मुहित होता जा रहा था। मुझे मत छोड़िए मीर, वरना आपकी आन मर जाएगी। कहते ही पूरी शिद्दत से उसके लबों पे वो झुकी थी और यह पहली बार हुआ था जब आनिया ने पेशकदमी की थी। दोनों ही आंखें बंद किए इन लम्हों में खो से गए। एक प्यास थी जो बुझ नहीं रही थी, वो सैराब नहीं हो पा रहा था। तशनगी थी कि बढ़ती ही चली जा रही थी। मीर हादी ने उसके बालों में अपने हाथ उलझाए और झटके से उसका चेहरा ऊपर को उठाया। वो जो प्यासी नैन कटोरों से उसे ही तकती जा रही थी। मीर हादी का दिमाग कह रहा था झटक दे उसे, लेकिन दिल था कि उसे अपनी पनाहों में लेना चाह रहा था। आन, मैं तड़प रहा हूँ, जल रहा हूँ अपनी ही आग में। कहीं ना कहीं मैं खुद को भी जिम्मेदार समझता हूँ नूर फातिमा का। खुद को नहीं माफ़ कर रहा तो तुमने जो किया उसे कैसे माफ़ कर दूँ? मैं बेकसूर हूँ। आनिया के भीगे लबों से अदा हुए अल्फाज मीर के दिल पे दस्तक दे गए। वो पूरी शिद्दत से उसके लबों पे झुका और झुकता चला गया। उसे लिए वो बेड की जानिब बढ़ता। दरवाज़ा लॉक कर गया। वो सब भूल जाना चाहता था, सब कुछ। वो प्यासा अपनी रूह को सैराब करना चाहता था और पहली बार अपनी मोहब्बत की अपनी तरफ पेशकदमी उसके सोए हुए जज्बात को जगा गई थी। इस मोहब्बत पे वो सब भूल जाना चाहता था। याद रखना चाहता था तो सिर्फ अपनी मोहब्बत को, वो मोहब्बत जो उसे शादी से पहले से थी, आनिया से। हाँ,
वो आनिया से शादी से लेकर उसे चाहता था, क्योंकि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। अब से नहीं, बहुत पहले से। और ये बात सिर्फ एक फ़र्द जानता था, जिसने हर तरह से उसका साथ दिया था। आहान, आप जानते हैं अब आपने क्या करना है? ना सिर्फ अपने माँ बाप के कातलों को सज़ा देनी है, बल्कि अब वक्त आ गया कि आप अपनी छीनी की विरासत को वापस हासिल कर लें। इब्तिसाम ने आहान से आगे का लाया अमल डिस्कस करते, उसे पूरी तरह समझाते आखिर में कहा, डोंट वरी डैड, सुल्तान को उसी के खेल में मात ना दी तो मेरा नाम भी आहान हमज़ा मिर्ज़ा नहीं। जिस तरह सुल्तान ने मेरे माँ बाप को मौत के घाट उतारा, उसी तरह उसकी मौत इबरतनाक होगी कि पूरी दुनिया देखेगी। अब उसके जुल्म की इंतहा हो गई है, अब उसका जवाल शुरू, और अपना हक़ विरासत मैं ज़रूर वापस लूँगा। आहान के लहजे में सिर्फ नफ़रत थी, और आखिर में पुख्ता अल्फाज से कहता वो इब्तिसाम को मुतमईन कर गया था। आप जानते हैं, वो आपसे रब्ता करेगा अपनी बेटी नूरे जहाँ को हासिल करने के लिए। और आपने करना क्या है? याद रखना आहान, वो बच्ची नूर फातिमा उनके कब्ज़े में है अभी भी, और उसे वहाँ से निकालना है बाहिफाजत। वो नहीं जानता कि हम ये जानते हैं कि नूर फातिमा ज़िंदा है, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए उसे ज़रूर इस्तेमाल करेगा, और वहीं से उसका खेल का दी एंड होगा। डू यू अंडरस्टैंड? उसके कंधे पे हाथ रख के इब्तिसाम ने उसे क्लियर कट समझाया, जबकि एक इंसानी होला ने वहाँ से अड़ते देखा था, और वो जानता था कि कौन उनकी छुप के बातें सुन रहा है, और उसको सबक सिखाने का सोच वो इब्तिसाम के गले लगता बाहर निकला था। नूर फातिमा ज़िंदा है? मेरा दिल कहता था वो ज़िंदा है। वो सच में ज़िंदा है? हानिया उनकी बातें छुप के सुनती कमरे में आई। फरते जज्बात से उसके आंसू बह निकले। वो जो 1 साल से उसकी तलाश में थी, आज उसकी तलाश को रास्ता मिला था। वो नूर फातिमा को वापस ला सकती थी। हाँ, वो उसको ज़िंदा वापस ला सकती थी। नूर फातिमा ज़िंदा है, ये बात उसे किसी को भी बतानी थी। फ़ौरन से मोबाइल उठाया, आंसू पूछते एक नंबर डायल किया। कॉल जा रही थी कि तभी दरवाज़ा खुला और आहान गुस्से से अंदर दाखिल हुआ। हानिया जल्दी से मुड़ती कॉल बंद कर गई और चेहरा भी स्पाट कर लिया। तुम बाज नहीं आई ना चुप चुप के बातें सुनने से? एक फ़ाइल साइड टेबल पर रख दे, वो सर्द अंदाज में कहता। हानिया की जानी बढ़ा। अगर अपने मिशन में शामिल कर लो तो ये नौबत नहीं आएगी। हानिया, आहान के हाथों ने उसकी नर्मो नाजिक गर्दन को पकड़ा, जबकि हानिया पे रत्ती बराबर असर न हुआ था। बिना पलक झपके वो आहान को देखे जा रही थी। ये तुम्हें लास्ट वार्निंग है, अब इस सब में तुम नहीं पड़ोगी। ये सब बहुत ख़तरनाक है और तुम इस सब से दूर रहोगी, वरना क्या? गुस्से से आहान की गिरफ्त से अपनी गर्दन छुड़ाए। वरना क्या कर लोगे? हाँ, जान से मारोगे या हाथ उठाओगे? बताओ, कैसे बाज रखोगे मुझे, जबकि मैं पीछे नहीं हटूंगी। सुल्तान को मौत के घाट उतार के ही दम लूँगी, जारहाना अंदाज में कहती। वो आहान को बहुत कुछ बावर करवा गई थी। तुम्हारा सुल्तान से क्या ताल्लुक? कैसे जानती हो उसे? संजीदा अंदाज से माथे पे 2 बल डाले पूछने लगा। सुल्तान को कौन नहीं जानता? अंडरवर्ल्ड का बादशाह है वो। कितने लोगों को मार चुका है वो, कितनों के घर बर्बाद कर चुका है। और तुम्हारे वालिदैन, उनका भी तो उसने कत्ल किया। मुड़ती हुई वो उसे सही मायनों में आग की सेल पे घसीट गई थी। हानिया, मेरे वालिदैन के साथ क्या हुआ क्या नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं है। मेरे मामलात से दूर रहो, उंगली उठा के सख्ती से वार्निंग दी। और तुम भी मेरे मामलात से दूर रहो आहान। सुल्तान मेरा शिकार है और उसे मैं ही मौत के घाट उतारूंगी। नूर फातिमा से क्या ताल्लुक है तुम्हारा? आहान ने उसे आड़े हाथों लिया। हानिया के गालों पे आए आंसू साफ किए। दिल का ताल्लुक है। आवाज़ धीमी थी। हानिया, पहेलियाँ मत बुझवाओ और मुझे सब सच सच बताओ। तुम कैसे इस सब में पड़ी? क्या जानती हो? आहान परेशान हुआ था। आहान, जिस तरह तुम एक एजेंट हो और मुल्क के लिए लड़ते हो, उसी तरह मैं भी एक स्पाई गर्ल हूँ। हाँ, मेरे ऊपर कोई टैग नहीं लगा। जिस तरह तुम्हें डैड की सपोर्ट है, मुझे नहीं है, लेकिन मैं अकेले अपने बलबूते पे इस मुल्क के दुश्मनों का नामो निशान मिटा रही हूँ और मिटाती रहूँगी, चाहे मुझे किसी के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े। मैं पीछे नहीं हटूँगी। रसान और संजीदगी से आहान को कहती वो वहाँ से जाने लगी। बेवकूफ़ समझ रखा है मुझे क्या? आहान ने उसकी कलाई से इस पकड़ के अपनी और तरफ खींचा कि वो डुबडुबाई आंखों से देखती उसकी आंखों की तपिश को चेहरे पे महसूस करती लब भींज गई थी। तुमने स्पेशल ट्रेनिंग ली है, ब्लैक बेल्ट हो तुम, मार्शल आर्ट्स जानती हो, और सब बिना एक्सपर्ट ट्रेनर के तो नहीं हो पाता। तुम अकेली नहीं हो, कोई और है जो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। आहान ने यकीन से कहा। हानिया ने गुस्से से अपनी कलाई छुड़ाई। हाँ, कर रहा है। जब अपने गैर बन जाए, सपोर्ट ना करें तो गैर ही काम आते हैं, अजनबियत से कहती वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। तुम गलत कर रही हो हानिया। आहान ने उसे रोकना चाहा। सही क्या है फिर, तुम बता दो। वह गुस्से से उसकी जानिब मुड़ी थी। मत करो किसी गैर पे भरोसा, कब कहाँ धोखा दे जाए और अकेला छोड़ दे।
तो तब क्या करोगी? वो अब उसे प्यार से समझाने लगा। भरोसा तो तुम पे भी नहीं कर सकती। मुझे तो तुमसे भी यही उम्मीद है, कब कहाँ धोखा दे जाओ। उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। एक पल को तो अहान चुप ही हो गया। अगर मैं भरोसा दूं तो क्या करोगी? मुझ पे भरोसा? अहान ने दिल से उसे कहा था। हानिया ने उलझते हुए उसे देखा। मैं तुम्हें अपने साथ मिशन में शामिल करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अहान ने उसके दिल की बात समझते उसे काबू करना चाहा। मतलब कैसी शर्त? सीने पे बाजू बांधती माथे पे बल डाले वो लड़की अहान के सब्र का इम्तिहान ले रही थी। तुम्हें मेरे अंडर में काम करना होगा, खुद से कोई फैसला नहीं लोगी, जो भी बात होगी मुझसे नहीं छुपाओगे और मेरी इजाज़त के बिना कोई कदम नहीं उठाओगी। अहान ने एक एक लफ्ज़ पे जोर देते कहा। हानिया सोच में पड़ गई। मेरी भी एक शर्त है फिर। अब उसने भी दिमाग के घोड़े दौड़ाए थे। वो उसको अपना पाबंद कर रहा था, तो बारी अब उसकी भी थी। अहान ने भौहें अचकाई। तुम मुझे अपने साथ रखोगे 24 घंटे, जहाँ भी जाओगे, जिधर भी, मुझे हर लम्हा साथ रखोगे, हर लम्हा, हर पल। बोलो मंजूर है? उसके करीब होते पूछा। अहान उसकी सोच पे दिल ही दिल में मुस्कुराया और रुख फेरा। क्या हुआ? नहीं मंजूर? उसका रुख अपनी तरफ करते एक आईब्रो चढ़ाते पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं, बस डर लगता है, धीरे से कहा। कैसा डर? हानिया ने नासमझी से पूछा। 24 घंटे साथ रहने से कहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। अहान रात वाली टोन में वापस लौट आया था। ओह नॉट अगेन अहान, ऐसा दिमाग से निकाल दो, तुमसे कभी मोहब्बत नहीं होगी मुझे। वो बहुत रवानी से कह तो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल इस बात की नफ़ी कर रहा था। और अगर मुझे हो गई तो? अब की बार अहान ने उसे कमर में हाथ डाले अपने करीब किया, इतना करीब कि दोनों की सांसें उलझी थी एक दूसरे से। हानिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का था, फ़ौरन से आंखें बंद की थी। मत उलझो मुझसे जानम, मोहब्बत हो गई तो तुम नहीं रहोगे, मुझ में शामिल हो जाओगे। कतरा कतरा अपना आप तुम में शामिल कर दूंगा। उसकी बातों से हानिया का दिल बुरी तरह धड़का था, लेकिन अपने जज्बात पे काबू रखती वो उसकी गिरफ्त से आज़ाद हुई। आहान, दूर रह के बात किया करो। अपने बालों को ठीक करती वो रुख फेर के बोली, जबकि दिल की धड़कनें थी कि इंतशार बर्पा किया हुआ था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दिल अभी से मेरे नाम पे धड़कने लगा है? उसके कान के पास होते धीरे से सरगोशी करता वो अपने होंठों का लम्स भी उसके कान की लो पे छोड़ता पीछे हटा। हानिया को तो जैसे करंट सा लगा, सीधा दिल के तार छिड़े, अपनी जगह से हिल भी ना सकी। वो कोई बात करती कि हान के नंबर पे कॉल आने पे दोनों चौंके। भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। उफ, चेंज कर दो इस टोन को। हानिया ने माथे पे हाथ मारते जी चाहते कहा, तो वो मुस्कुराता हुआ कॉल अटेंड करने लगा। आगे की खबर सुनता वो फ़ौरन सीरियस हुआ। मैं आ रहा हूँ। फ़ौरन से कॉल बंद करता वो बाहर की जाने बढ़ा। मैं भी साथ जाऊँगी, हानिया पीछे ही बोली। जबकि वो जैसे ही डाइनिंग हॉल में पहुंचे, उनको यूं आगे पीछे आता देख सभी एक लम्हे को हैरान हुए। सबको एक साथ नाश्ते की टेबल पर देख अहान झटके से रुका था, जबकि पीछे से तेज़ी से आती हानिया उसकी चौड़ी पूंछ से बुरी तरह टकराई। अब रुक क्यों गए? माथा तोड़ दिया मेरा, चलो। बाकी के अल्फाज उसके मुंह में रह गए जब सामने सबको अपनी और अहान की तरफ देखते हुए पाया। अस्सलाम वालेकुम, हानिया ने फ़ौरन सलाम किया, जो भरपूर अंदाज में जवाब आया। साथ ही लम्स और अरहम की हंसी छूट ही गई। वाओ, एक और टॉम एंड जेरी की जोड़ी, और हमें पता ही ना था, लम्स ने कदरे ऊंची आवाज़ में कहा। इब्तिसाम अहान के चेहरे के तासुरात जानने लगा। कहीं जा रहे हैं? इब्तिसाम ने धीरे से पूछा। जी, वो हानिया और मैं आज बाहर रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने का इरादा है, टेबल बुक करवाया तो वहीं। अहान ने कदरे एतमाद से झूठ बोला। कपल्स कैंडल लाइट डिनर करते हैं और ये सनशाइन में ब्रेकफास्ट करेंगे, हाउ स्वीट। लम्स ने फिर लुकमा दिया। अहान और हानिया दोनों ही खुजल से हुए। डैड हम जाएं? अहान ने इब्तिसाम से पूछा। ख्याल रखना। उन्होंने किस सेंस में ये कहा हानिया ना समझ पाई, जबकि अहान समझ गया था। सर इस बात में हिलाता, हानिया का हाथ थामता मुस्कुराता, एक आंख लम्स और अरहम को विंक करता वो बाहर निकला। बाहर निकलते ही हानिया ने अपना हाथ छुड़ाया। क्या हर जगह शुरू हो जाते हो? हाथ पकड़ने की क्या ज़रूरत थी? वो खफगी से बोली। दोनों गाड़ी में बैठ रहे थे, जबकि ऊपर विंडो से अब्रिश ने उन्हें यूं नोक झोंक करते देखा तो वहीं थम सी गई। ओह अच्छा, तो ज़ौजा मोहतरमा चाहती हैं कि सिर्फ कमरे में ही शुरू हुआ करो, है ना? हर बात का उल्टा मतलब लेना तुमने, हानिया खफकी से बोली थी, जबकि अहान ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट की थी। ये सुबह सुबह दोनों कहाँ जा रहे हैं? अब्रिश हैरान हुई थी और दोनों को एक साथ देख के कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही थी। एक मशरिक था तो दूसरा मगरिब। मशरिक और मगरिब का एक साथ होना अब्रिश को कुछ हजम न हुआ था। सुबह बेवक्त आँख खुली तो आनिया को गहरी नींद में सोए देखा, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और आधा चेहरा ही नज़र आ रहा था। साफ शफाफ गर्दन पे नज़र पड़ी तो अपनी ज़बान दांतों तले दबाई
आगे झुक के अपने शीतों के निशान पे लब रखे और फिर उसकी कलाई थामी जहाँ उसके स्टिचेस लगे हुए थे। अपने दिए हुए जख्मों पे अपने लबों का मरहम रखते वो उसकी मोहब्बत में पूर डूबा हुआ था। बल आखिर मोहब्बत की जीत हुई थी। वो ज़रा कसमाई थी लेकिन गहरी नींद में थी। कुछ ही देर पहले तो वो सोई थी। मीर ने उसके माथे पे मोहब्बत से लब रखे और बिस्तर छोटा उठा था। मोबाइल पे कॉल चेक की तो एक मिस्ड कॉल थी। माथे पे 2 बल पड़े लेकिन मोबाइल साइड पे रखता शावर लेने चला गया। फ्रेश होता वापस लौटा तो मिसिस अभी भी गहरी नींद में थी। तैयार होता गाहे बगाए नज़र आईने से उस पर भी डाल लेता। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। आज वो लेट हो गया था लेकिन आनिया को यूं छोड़ के जाने का दिल भी न कर रहा था। उसकी जानी बढ़ा उसके गालों पे अपने लब्बों से मोहब्बत भरा बोसा लेता। उसे नींद से जगाने का इरादा किया लेकिन वो भी अपने नाम की एक थी। रुख सीधा होते पूरी रानाइयों समेत एक बार वो फिर उसके सामने आश्कार हुई थी। मीर ने आंखें बंद की। ये लड़की फिर मुझे बैठने पर मजबूर कर रही है। खुद से बुड़बुड़ाया, आप जाग गए? मुंदी मुंदी आंखों से आनिया बस इतना ही कह पाई। अपनी हालत पे तो उसकी नज़र ही न पड़ी। ऑफिस जा रहे हैं? अगला सवाल दागा। इरादा तो यही था लेकिन आप मुझे बहकने पे मजबूर कर रही हैं। मीर की नज़रें उसके सरापे पे ही टिकी थी। भग से आनिया की नींद उड़ी। अपने ऊपर नज़र पड़ी तो फौरन कंफर्टर खींच के सर तक तान लिया। वो हादी की शर्ट पहने हुई थी। उसका यूं खुद को छुपाना। हादी मुस्कुराते हुए उठ गया। आनिया ने एक नज़र झांक के देखा। वो अपनी चीज़ें उठा रहा था। उसकी जानिब देखता वो पलटा था। कंफर्टर हटाता उसका गुलनार चेहरा देखा था। जल्दी आ जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। उसके माथे पे अपने लब रखते वो पीछे हटा था कि आनिया ने उसका हाथ थाम लिया। आप मुझसे राज़ी हैं ना? बहुत उम्मीद से पूछा। एक पल को मीर के चेहरे पे साया लहराया लेकिन अगले ही पल मुस्कुराता उसकी जानिब पलटा और इस बात में सर हिलाता वो उठा था और कमरे से जा चुका था। न जाने क्यों आनिया को वो ठीक न लगा था। वो शायद अब भी दिल में कोई बात रखे हुए था। वो अपनी सोचों में गुम थी कि मैसेज टोन बजे। मैसेज खोल के देखा तो माथे पे बल पड़े, आज शाम 6 बजे मुझसे मिलो। अगर इनकार का सोचा तो याद रखना, तुम्हारे पीरज़ादा मेंशन से लेके मीरवला तक सबको जानता हूँ और किसका क्या चला जाए उसकी ज़िम्मेदार तुम होगी। इसलिए 6 बजे लाजमी आना, वरना अंजाम की ज़िम्मेदार तुम्हारी। नीचे अगले मैसेज पे एड्रेस था। आनिया ने मोबाइल गुस्से से साइड पे पटका। आखिर ये है कौन जो पीछे ही पड़ गया है? जानना होगा और इसका भी अब कुछ करना पड़ेगा। मोबाइल उठाती वो एक नंबर डायल कर रही थी। वो अब डरने या घबराने वालों में से ना थी। उसे पता था उसका शौहर उसके साथ है और वो अब कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करने वाली थी। इतनी उसमें समझ आ गई थी। आहान और हानिया दोनों आहान के सीक्रेट बंगले पे पहुंचे थे जहां शान उनका वेट कर रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं नहीं संभाल पा रहा। उसने अपने आप को मारने की कोशिश की है। साथ साथ चलते शान डिटेल बता रहा था। कैसे? जब वो बंदी हुई थी तो कैसे खुद को? आहान गुस्सा जब्त करते बोला और उसने रस्सियां खोल ली थी। शान शर्मिंदा सा बोला, एक काम ठीक से नहीं हुआ तुमसे। आहान बिना हानिया के लिहाज किए शान को सुना गया था। वो एकदम चुप सा हो गया। अंदर बढ़े तो वो एक कोने में घुसी बैठी थी। खबरदार, खबरदार, जो मेरे पास कोई भी आया मैं खुद को जान से मार डालूंगी, नूर ने बुफरे हुए अंदाज में कहा। उसके हाथ में एक तेज धार आला था। आहा ने लब भेजते शान की जानिब देखा। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मतलब वो इस तेज धार आले के बारे में नहीं जानता था। नूर देखो, ये मुझे दे दो। आहा ने आगे बढ़ते बहुत प्यार से कहा। वहीं रुक जाओ। तुम धोखेबाज हो। तुमने मेरे जज्बात के साथ खेला। मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की और तुमने क्या किया? मुझे यहाँ कैद कर दिया। वो अपनी जगह से उठते हुए बेइंतहा गुस्से से बोली थी। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, तुम गलत समझ रही हो। अगर आज भी तुम हमें सुल्तान के अड्डों का बता दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। ट्रस्ट मी, आहान कहते उसकी जाने बढ़ा था लेकिन उसने भी सब भांप लिया था। दूर रह के बात करो तुम। वो आला आहान की जानिब करते उस पर वार करना चाह रही थी। आहान फौरन से 2 कदम पीछे ले गया। हानिया ने उनकी बातों का फ़ायदा उठाते नज़र बचा के नूर को पीछे से इसे दबोचा और उसकी गर्दन को पकड़ा। आहान हानिया की हरकत से सख्त गुस्से में आया। वो उसकी जल्दबाज तबीयत से नाला था, बिना सोचे समझे सब कुछ कर देने वाली। हानिया ने उसका हाथ पकड़ के मोड़ा। वो खुद को छुड़वाने के असबाब कर रही थी। शान आगे बढ़ा कि आहान ने रोक दिया। वो खुद भी अब खड़ा उन्हें देख रहा था। हानिया ने उसके हाथ से तेज़ धार आला लेना चाहा और उसी असना में वो तेज़ धार आला हानिया के कंधे पे चला गया। आहान को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ लेकिन हानिया ने हिम्मत ना हारी और एक ज़ोरदार थप्पड़ से उसे ज़मीन बोझ करती वो तेज़ धार आला उससे छीन चुकी थी। आहान ने शान को इशारा किया कि वो नूर को संभाले। शान उसे वापस उठाता रस्सियों से बांधने लगा। हानिया का कंधे पे हाथ रख के आहान की जाने बढ़ी जो बिना पलक झपके उसे ही देख रहा था, जो अपना और उसका जब्त आजमा रहा था
और दर्द सहते हुए तेज धार आला उसके सामने कर गई, लेकिन दर्द बर्दाश्त करते उसका सर चकराया और वो वहीं लड़खड़ाई आहान की बाहों में झूल गई। मीर ने 2-3 बार कॉल की उसी नंबर पे, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। कुछ सोचते हुए वो पीरज़ादा मैंशन का रुख करता। अब गाड़ी रोड पे डाल चुका था। उससे अब सब जानना था जो वो नहीं जान पा रहा था। आहान उसे लिए अपने स्पेशल रूम में आया। उसके बाजू से खून बह रहा था। आहान ने उसके बाजू चेक की, चौक की और ज़ख्म का मुआयना किया। शान ने सारा फर्स्ट एड का सामान उसके सामने ला छोड़ा था और ख़ुद बाहर निकल गया था। ज़ख्म ज़्यादा गहरा न था। आहान ने उसका ज़ख्म साफ़ किया और उसके ज़ख्म की ड्रेसिंग की। उसे एक दर्द का इंजेक्शन भी लगा दिया और वहीं कंफर्टर देता। सारा सामान उठाता वॉशरूम की जानिब बढ़ा। उसके हाथों पे खून था, हानिया का खून, जो उसे तकलीफ़ दे रहा था। इतना खून बहा था, आहान का दिमाग भग से उड़ा और वह वहाँ से बाहर निकलता सीधा नूर की जानिब गया, जहाँ वो कैद थी। दरवाज़ा खोलते वो सीधा उसकी गर्दन को काबू करता उसे दीवार के साथ लगा दिया। तुम्हारी जुर्रत कैसे उस पे हाथ उठाने की, उसे ज़ख्मी करने की? उसके जारहाना तेवर देख नूर बहुत बुरी तरह घबराई। वो खुद को छुड़ा भी ना पा रही थी। उसके हाथ बंधे हुए थे। उसका सांस सीने में ही अटक गया। सर छोड़िए, इसे, मर जाएगी वो। शाह ने बर वक्त आते आहान को होश दिलाया। आहान एक झटके से उसे छोड़ते दूर फेंका। वो खांसते हुए आहान को देखती नज़रों से देखने लगी। क्या लगती है वो तुम्हारी जो इतना तड़प रहे? लहजे में हकारतपन था। आहान सब के कड़े मराहिल से गुजरता, एक बार फिर उसकी जानिब बढ़ाता और उसे गर्दन से दबोच के ऊपर किया। वो लड़की सांसें है मेरी, उसके वजूद से उसकी रूह तक, मैं उसके अंदर तहलील हुआ हूँ। आहान मिर्ज़ा की जान है वो लड़की, समझी तुम? कहते ही शान के हाथ में रखी चिप आहान ने नूर की गर्दन के पिछले हिस्से में पेवस्त की। वो तो आहान के लफ्ज़ों की बाज़गश्त में ही खोई गई थी। उसे होश ही न रहा कि आहान ने चिप उसकी गर्दन पे चिप लगा दी, जो धीरे धीरे उसके हवास सल्ब करने लगी थी। आहान ने शान को चिप के साथ कनेक्ट होने का इशारा किया। वो सर हिलाता कंप्यूटर रूम की जानिब बढ़ा। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। सुल्तान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। होश आवाज़ खोते वो बस इतना ही बोल पाई थी। तुम्हारा वो बाप अब मेरे हाथों बहुत जल्द मौत की नींद सोएगा। उसकी फिक्र अब तुम मत करो, क्योंकि उसे मौत के घाट उतारने में सबसे अहम किरदार तुम्हारा ही होगा। नफरत और गुस्से से कहता आहान उसे एक झटके से दीवार के साथ मार गया कि वो होशो हवास से बेगाना हो गई। आहान ने शान से करंट सिचुएशन पूछी। जीप ने काम करना शुरू कर दिया। अब सिर्फ आधा घंटा इसके बाद ये वो करेगी जो हम इससे करवाएंगे, शान ने खुशी से बताया। गुड जॉब बड़ी। आहान भी काफ़ी देर बाद मुस्कुराया। सर, ये स्पाई गर्ल आपके साथ? कुछ समझ ना आया। बीवी है मेरी, कल रात निकाह में लिया उसे। आहान के लहजे में जुनून सा था। शान उसका जुनून देखता एकदम चुप सा हो गया। कंग्रेचुलेशन सर। हाथ आगे बढ़ाया तो आहान ने मुस्कुराते हुए उसे गले से लगाया, जबकि दरवाजे में खड़ी हानिया उसी कदमों से वापस मुड़ी। वो लड़की शान से है मेरी, उसके वजूद से उसकी रूह तक मैं उसके अंदर तहलील हुआ हूँ। आहान मिर्ज़ा की जान है वो लड़की, समझी तुम? हानिया इन अल्फाज की बाज़गश्त अपने इर्द गिर्द होती महसूस कर रही थी। उसे आहान के कमरे से निकलते ही होश आ गया था। वो सख्त जान थी। 1 साल की ट्रेनिंग ने उसे मजबूत बना दिया था। वक्ती तौर पे उसे तकलीफ़ हुई थी, लेकिन ये ज़ख्म उसके लिए बहुत बड़ा ना था। वो भी आहान के पीछे ही गई थी। आहान के अल्फाज की बाज़गश्त को वो अपने अंदर उतरता महसूस कर रही थी। क्या वाकई में आहान मिर्ज़ा मुझसे हानिया इब्तिसाम से मोहब्बत करता है? हानिया दिल ही दिल में खुद से सवाल करते उलझ रही थी। नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा? वो बस मुझे टेस्ट करना चाहता है। वो झूठ बोल रहा था। वो मुझसे प्यार, हानिया उसकी आंखों में देखना, पता चल जाएगा। दिल ने तावील दी। कैसे देखूं? वो तो इन्हीं सोचों में गलता थी कि आहान अंदर दाखिल हुआ। तुमने कसम खाई है ना, हमेशा मेरे अगेंस्ट जाके सारे काम करोगी। मना किया था, उसके बावजूद तुमने मेरी नहीं सुनी। आहान का इस वक्त शदीद गुस्सा देख हानिया समझ ना पाई कि गुस्सा आया किस बात पे, उसकी बात की नफ़ी करने पे या मेरी फ़िक्र में। हमारे बीच डील ख़त्म। हानिया, यहाँ से अब तुम सीधी घर जाओगी और अब से किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में मदाखलत नहीं करोगी। सुना तुमने? हानिया की मुसलसल खामोशी ने आहान को मज़ीद तैश दिलाया। तुमने उसे क्यों मारा? हानिया के सवाल पे वो रुख फेरे जो जा रहा था, कदम थमे। मैं तुम्हें किसी भी बात का जवाब दे नहीं हूँ, इसलिए अब हो तुम जवाब दे। उस बात के जवाब दे हो। हम एक टीम हैं, हमने मिल के काम करना है। और वो लड़की इस वक्त जुनूनी हो रही थी। बजाय उसे काबू करने के तुम उसे बातों में उलझा रहे थे और तुम्हें लगा तुम इस तरह उस पर काबू पा लोगे, जबकि तुम गलत थे। हानिया ने उसके रूबरू आते अपना दफा किया। मैं अपने तरीके से हैंडल कर रहा था, तुम्हें बीच में कूदने की क्या ज़रूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो
दिल की बात ज़बान पे आ ही गई। दोनों ही बिना पलक झपके एक दूसरे को देखे गए। हानिया के लिए ये यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि हान उससे क्या होता अगर मर जाती तो। बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। आहान सख्ती से उसके लबों पे झुका था। इस बार उसकी पकड़ में सख्ती थी, शिद्दत थी, जुनून था, मर मिटने का, मार देने का। हानिया चाह के भी उसे खुद से जुदा न कर पाई थी। शायद वो भी उसकी मोहब्बत की रोह में बैठने लगी थी। आइंदा अगर दोबारा मरने का नाम लिया तो इससे भी बुरा हाल करूंगा, बल्कि अपने हाथों से खुद तुम्हारी जान लूंगा, समझी तुम? कहते ही उससे अलग हुआ। मोहब्बत करने लगे हो मुझसे? उसके सामने खड़ी होती वो उसकी आंखों में झांकते पूछने लगे, जबकि आहान की खामोशी ने उसे बहुत कुछ बावर करवाना चाहा। वो उसके करीब आई। मोहब्बत हो ना जाए हानिया, दूर रहो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है, वरना जज्बात की रोह में बैठ गया तो क्या? हानिया जैसे उसे उकसा रही थी। आहान ने एक नज़र उसे देखा और उसकी कमर में हाथ डालता उसे खुद के करीब कर गया कि वो सर पैर लर्ज उठी। उसने तो सोए हुए शेर को जगा दिया था। जल जाओगी इस आग में, ना खुद सुकून से रहूंगा ना तुम्हें रहने दूंगा। पल पल एक एक लम्हा तुम्हारा मेरी बाहों में गुजरेगा। पनाह मांगोगी मुझसे मेरी ही बाहों में आने के लिए। वो जैसे लफ्ज़ों का तलसुम फूंक रहा था और वो उसके तलसुम का शिकार हो रही थी, लेकिन बरवक्त होश आते उसकी गिरफ्त से निकली। मुझे दर्द है कंधे पे, अब की बार जानबूझ के बात बदली। आहान ने उसके कंधे पे लगी बैंडेज को देखा। उसकी कमीज से उसकी दोदिया बाजू दिखाई दे रही थी। इस हालत में उसे वो बाहर नहीं ले जा सकता था। मोबाइल उठाता वो शान को कुछ ड्रेसेस का बंदोबस्त करने का कह के हानिया की जानी मतवज्जा हुआ। कुछ खाओगी? दोनों ही ने कुछ पल पहले का हवा असर जाहिर करने के लिए नॉर्मल वे में बात शुरू कर दी। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, क्या खिलाओगे? हानिया ने इश्तियाक से पूछा। मैं ऑर्डर करने लगा हूँ, बता दो। उसने मोबाइल उठाते शान को ही नाश्ते के लिए कुछ साथ लाने को कहा और अब हानिया की तरफ मुकम्मल तवज्जो से देखने लगा। तुमने सिर्फ 1 साल ट्रेनिंग ली है? नहीं, ले तो काफ़ी अरसे से रही हूँ। सीरियस 1 साल पहले हुई जब। कहते कहते हानिया रुकी। जब? आहान ने जोर दिया। तुम क्यों जानना चाहते हो आहान? मैं नहीं बताना चाहती। ये किसी की इज्जत का, किसी के वादे का पास है, मैं नहीं तोड़ सकती। किसी शख्स के अंडर में रह के तुमने ट्रेनिंग की है? आहान के माथे पे बल पड़े। हाँ। हानिया की साफ गोई पे आहान का खून खौल उठा। मतलब कोई था उसकी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि उससे किए गए वादे का पास रखा जा रहा था। और क्या वादे और ऐदो-पमा किए हैं? यूं ही गुस्सा जब्त करते वो दबदबे लहजे में घराया था। उसकी बात सुन हानिया तो सख्ते में आ गई। मतलब वो उसके बारे में क्या सोच रहा था? वो उसे कैसी लड़की समझ रहा था? वादे? बहुत से वादे किए, लेकिन सब बातें तुम्हें बताने वाली नहीं। हानिया ने दांत पीसते उसे चिढ़ाते कहा, और वो जो उसे चिढ़ा रही थी जानती नहीं थी उस जुनूनी इंसान के जुनून को हवा दे रही है। जान से मार दूंगा अगर किसी और के बारे में सोचा भी तो। उठते हुए उसको खुद से करीब तर करते जा रहाना अंदाज में कहा। तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे बारे में सोचूं? वो उसे लाजवाब कर गई थी। दरवाजे पे होती दस्तक से दोनों होश में आए। आहान ने दरवाज़ा खोला तो शान हाथ में ढेरों शॉपिंग बैग्स लिए खड़ा था। मुझे जो समझ में आया उठा के ले आया, अब आप खुद मैनेज कर लीजिएगा, धीरे से कहता वो जा चुका था। आहान डोर लॉक करता वापस मुड़ा। ये लो और ड्रेस चेंज कर लो। आहान ने एक नज़र भी दोबारा उस पर न डाली थी। वो बेइंतहा संजीदा हो गया था। हानिया ने ड्रेसिंग बैग से एक सूट निकाला, पिंक कलर का लॉन्ग फ्रॉक था और साथ कैपरी। ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ी। हानिया आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। काफ़ी देर गुजरने के बाद भी हानिया ना आई तो मजबूरन आहान को आवाज़ लगाना पड़ी। वो दरवाजे से ज़रा का ज़रा मुंह निकाल के उसकी जानिब देखती बुड़बुड़ाई थी। क्या हुआ? आहान ने मोबाइल पे मैसेज करते पहुँच चकाते पूछा। वो एक हाथ से जिप बंद नहीं हो रही। चेहरे पर झुंझलाहट वाजिया थी। आहान गहरा सांस खारिज करता उसके करीब आया, उसका रुख आईने की जानिब करता, उसके पीछे खड़ा होता, उसका दिलकश सरापा आईने में देखता। उसके बाल एक तरफ से आगे कर गया। उसकी कमर पे नज़र पड़ी तो एक लम्हे को दिल की धड़कनों में बेतरतीब इंतशार बरपा हुआ, लेकिन झटके से उसकी जिप बंद करता चेहरे पर संजीदगी सजाए वो वापस मुड़ गया था। हानिया को उसकी इस तरह करने पे हैरत हुई, लेकिन खामोश रही और बाहर आ गई। आहान नाश्ते के दौरान मोबाइल पे मैसेजेस करता रहा, जबकि हानिया का ध्यान उसी की तरफ था। मुझे हेडक्वार्टर जाना है, यहाँ से अब तुम्हें घर छोड़ दूंगा, और कोई भी फजूल हरकत अब दोबारा की तो सारी डील्स ख़त्म। उठते हुए आहान ने कतई अंदाज में कहा, मुझे भी साथ ले जाओ, मेरी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। हानिया की बात पे आहान ने लब भींचे। डैड को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें इस मिशन में शामिल किया। ये हमारा सीक्रेट है हानिया, और प्लीज़ अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आहान ने उसे रसान से समझाया तो वो सरस बात में हिला गई। आहान ने उसे घर छोड़ा
और ख़ुद हेड क्वार्टर चला गया। घर में गैर मामूली आवाज़ें सुनती वो ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ी, जहाँ मीर हादी सबके साथ बरजमान था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हादी भाई? हानिया खुशी से चहकी। वालेकुम अस्सलाम, मैं तो दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद देने आया था, लेकिन यहाँ तो दोनों ही गायब हैं। मीर हादी ने उसके सर पे हाथ रखा था। वो धीरे से मुस्कुराए। आज शाम वलीमे का फंक्शन है, घर पे ही, बस सादगी से कर रहे हैं सब। बेटा, अरुष ने सहूलत से बात की थी, आप ज़रूर आइएगा। लम्स ने भी बातों में हिस्सा लिया था। जी ज़रूर, हानिया की जानिब देखता वो मुस्कुराते हुए बोला था। हानिया ने उसे फ़ोन पे बात करने का इशारा किया और उठ गई। कुछ देर तक मीर हादी वहाँ रुका, फिर चला गया। निकलते ही हानिया से फ़ोन पे रब्ता किया। मुबारक हो भाई, नूर फातिमा ज़िंदा है, हानिया ने छूटते ही कहा। मीर हादी की आंखें झुलमिला गई। फरते जज्बात से वो कुछ कह ही ना पाया। ये एक बात सुनने के लिए उसने 1 साल इंतज़ार किया था। हानिया और मीर हादी दोनों ही नूर फातिमा की तलाश में एक साथ सरगर्दा थे और बलाखिर वो इस राज तक पहुंच गए थे कि नूर फातिमा ज़िंदा है। तो ये है इसकी तीसरी किस्त। आगे मेरा ख्याल है जल्दी ही नावल ख़त्म होने वाला है, 1-2 किस्तें और होंगी और इंशाल्लाह नावल कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।